निकालो। वेल, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जय जी, आवाज आ रही है? जय नेताम जी। हाँ जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। अभी 19 लोग ही जुड़े हैं, क्या बात है आज लेट? क्या बात? सब शुरुआत करें क्या अपन सेशन? फिर लेट अस स्टार्ट, है ना? वो लोग जुड़ते जाएंगे लोग बात। जी सर। चलिए, आज का अपना सेशन रहेगा गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को नेताम जी? अमन कुमार? जी सर, दिख रहा हाँ है। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक। चलिए, टॉपिक पढ़ दीजिए आप में से कोई एक बार, फिर अपन शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। अभी तक का आप लोग का सेशंस चले तो कैसा रहा? सर्टिफिकेशन कोर्स में आप लोग काफी समझ में आया? काफी चीजें क्लैरिटी मिला आप लोगों को? जी सर। सर, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों ने अभी कवर कर लिए? और इससे पहले आज का फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड था। इसके पहले उससे पहले सर लास्ट जो लगा था उसमें अपना माइक्रो एटीएम वगैरह से रिलेटेड बायोमेट्रिक डिवाइस जो हैंडहेल्ड डिवाइस होते हैं उसके बारे में भी था। हाँ, वेरी गुड। एसेट क्लैरिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। हाँ, और रिटेल लोन लेंडिंग। अच्छा, रिटेल लोन लेंडिंग, ठीक है, वेरी गुड। और एक अकाउंटिंग से रिलेटेड था, अकाउंटिंग फाइनेंस, अकाउंट ओपनिंग वगैरह से रिलेटेड था, है ना? हाँ, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों का कल मेरे ख्याल से परसों, कल या परसों फाइनल सेशन रहेगा आप लोग को। परसों, है ना? परसों फाइनल सेशन रहेगा। चलिए, अपन अब शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद। फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम सुना आप लोगों ने पहले कभी? नहीं सर। नहीं सुना। चलिए, अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सेशन हुआ होगा ना आप लोगों का? एक चैप्टर नहीं हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन एनीवे, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर अपन चर्चा करेंगे। आप लोगों को सब वो भी दिखाएंगे एक एक करके, है ना? चलिए, मैं स्क्रीन फुल कर देता हूँ। तो हो सकता है फिर आप लोगों को और वीडियो मेरे को चेहरा नहीं दिख पाएगा इसमें, पर फुल स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। पढ़ने में समझने में सहूलियत रहे। कोई भी आप लोगों को डाउट रहे तो मेरे से पूछ लीजिएगा बीच में। और एक तरह से एक इंटरैक्टिव सेशन रखूंगा मैं, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलता रहे और डाउट भी क्लियर होता रहे। ठीक है? फुल स्क्रीन दिख रहा है अब आप लोगों को पूरा? हाँ जी सर। चलिए, हाँ, शुरुआत करते हैं अपन, है ना? जिससे आप लोगों को समझने में सहूलियत रहेगी। आधा स्क्रीन मैंने हटा के फुल स्क्रीन कर दिया। तो लेट अस स्टार्ट। श्री गणेश करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आज अपन अभी चर्चा करते हैं, है ना? इसमें सबसे मेन मुद्दा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या चीज है? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बेसिकली है लोग बागों का, वो है कि इसमें जो अनबैंक्ड लोग थे, जिनको की बैंकों की सहूलियतें नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सटेंड करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू करी थी। इस योजना के अंतर्गत जो सरकार ने जो मंशा थी कि जितने भी अनबैंक्ड एरियाज है, जो भी अनसर्व्ड पॉपुलेशन है देश की, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए सरकार ये कदम लेके आई थी। तो इसके साथ ही सरकार ने जब ये मंशा रखी, तो सरकार ने सबसे पहले जो है सन 2011 में
स्वाभिमान योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लेके आई, जिससे से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सर्विस एक्सटेंड करके उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना और वो लोग बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को समझ सके और उसकी यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके और इसका सदुपयोग कर सके। इसके तारतम्य में इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो है सबसे पहले जो स्वाभिमान योजना की शुरुआत करी थी। स्वाभिमान योजना सन 2011 में सरकार लेके आई थी। उस समय सरकार की ये मंशा थी कि जो भी ग्रामीण आबादी या जो भी ग्रामीण जनसंख्या 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले ग्रामीणों को, उन सब विलेजेस को, उन सब आबादी वालों को बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर से अटैच करके उनको सहूलियतें देना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। और कम से कम प्रत्येक गांव में जिनकी आबादी 2000 से ऊपर की आबादी वाले गांव में कम से कम एक बैंक शाखा खोलने की सरकार की मंशा थी। और उसमें सरकार का ये टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ की जनसंख्या 2000 से ऊपर है, उन लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए सरकार ये मंशा लेके आई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने स्वाभिमान योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत शुरुआत करी थी। इस शुरुआत करने के बाद सरकार ने जब इसका विश्लेषण करा कुछ साल बाद, तो उसमें सरकार को ऐसा लगा कि कुछ इसमें और मॉडिफिकेशंस करे जाए, एक्सटेंड करे जाए, और जिससे ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लोगों को एक्सटेंड कर सके। तो सरकार ने जब विश्लेषण करा तो सरकार ने ये पाया कि ये जो स्वाभिमान योजना सन 2011 में शुरू करी गई थी, उस समय सरकार ने 2000 से ऊपर की जनसंख्या वालों को ही टारगेट करा था। पूरे गांवों को, दूर दराज के इलाकों को जिनकी जनसंख्या 2000 से कम थी, उनको उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा जो इस योजना के अंतर्गत सरकार का टारगेट था इस ग्रामीण क्षेत्रों को, जिनकी जनसंख्या 2000 से ऊपर है, उनको कवर करने का सरकार का मंशा थी। पर प्रत्येक परिवार को या हाउस होल्ड को कवर करने का सरकार की मंशा नहीं थी। इसके अलावा जिस योजना के अंतर्गत बचत को ज्यादा जोर दिया था सरकार ने, और माइक्रो क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया या पेंशन हो गया, इस योजना में सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आई। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ जी सर। क्या चीज है ये हाँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना? सर इसमें हर बंदे का अकाउंट खोला जा रहा है, जो ज्यादा बैलेंस से भी नहीं खोल सकता उसके 0 बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं। बस ये उनके डेबिट कार्ड वगैरह की कुछ लिमिट्स कम रहती है, और गांव वगैरह में जो मिनी ब्रांचेस होती है बैंक्स की, वो लोग भी ये खाते खोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मुद्दा ही यही था कि सभी को, हर आदमी को खाते का मुआवजा। यस, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सरकार अगस्त 2014 में लेके आई थी। उस समय सरकार का एक बृहत टारगेट था, एक एम्बिशियस टारगेट था कि कम से कम 7.5 करोड़ अनबैंक्ड फैमिलीज को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, और कम से कम उनके 15 करोड़ बैंक अकाउंट खोल के उनको यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की सरकार की मंशा थी। इसके अंतर्गत सरकार ने यह सोचा जो अनबैंक्ड हाउस होल्ड है, जिन्होंने अभी तक बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का यूटिलाइज नहीं करा, यूज नहीं करा, या जिनको यूनिवर्सल एक्सेस नहीं है बैंकिंग सर्विसेज के लिए, उन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करी जाए। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने क्या करा, अपना फोकस शिफ्ट करा और प्रत्येक विलेजेस से उसको शिफ्ट करके प्रत्येक
परिवार में कम से कम सेविंग अकाउंट खोलने की सरकार की मंशा। सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करी, जिससे सरकार की यह योजना दूर दराज तक, दूर दूर तक लोगों को, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध नहीं हो रही थी, या जो लोग इस सेवा का, बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उनको यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में लेके आई। इस योजना के अंतर्गत जब 15 अगस्त 2014 को जब सरकार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आई, उस समय सरकार का जो शिफ्ट है विलेजेस से शिफ्ट होकर प्रत्येक परिवार पे शिफ्ट हो गया। स्वाभिमान योजना में 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों पे सरकार ने जोर दिया था, पर प्रधानमंत्री जन धन योजना में सरकार ने प्रत्येक परिवार पे इसको जोर दिया और प्रत्येक परिवार का कम से कम एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट होना बैंकों में, ये सरकार ने इंश्योर करने की चेष्टा करी BCBF के माध्यम से। इसके अलावा जो है सरकार ने ये भी देखा कि जिनके पास जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, उन लोगों को भी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत स्मॉल अकाउंट खोलने के लिए सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के बेस पे, फोटोग्राफ के बेस पे, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के बेस पे खाते खोलने के सरकार ने एक मंशा जाहिर करी, और इसमें काफी हद तक सरकार सफल भी हुई है। कैसे सफल हुई है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करीब 29 करोड़ खाते सरकार ने, यानी 66%, 2/3 से ज्यादा खाते सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले, और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2/3 खाते खोलने के साथ ही साथ सरकार ने ये भी देखा कि कम से कम 24 करोड़ खाते, 55% से ज्यादा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातेदार है वो महिलाएं थी। तो महिलाओं ने भी इस योजना के अंतर्गत काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए और बैंकिंग प्रोडक्ट्स और बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए उन लोगों ने अपने कदम बढ़ाए। इसके साथ ही जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 18 अगस्त 2021 को सरकार के पास जो डिपॉजिट जो बैंकों में था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, जीरो बैलेंस या मिनिमम बैलेंस से खाते खोलने के बावजूद 1,46,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा के अकाउंट में बैलेंस थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगस्त 2021 में। इसके अलावा जो मार्च 2015 में जो एवरेज डिपॉजिट था पर अकाउंट इन जन धन योजना, जो 1064 था, वो बढ़ के 3 गुना बढ़ के 3,400 के आसपास अगस्त 2021 में हो गया। इससे आप ये देख सकते हैं कि ग्रामीण जनता और दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज के लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और जीरो बैलेंस या नो मिनिमम बैलेंस से भी खाता खोलने के बावजूद इसमें एवरेज डिपॉजिट में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो ये स्कीम थी, सरकार ने इसको भी फिर वो करा, और इस स्कीम के अंतर्गत जो है स्मॉल अकाउंट खोलने की भी सरकार ने फैसिलिटी दी। इस बेसिक सेविंग बैंक एंड डिपॉजिट, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट खोलने की सहूलियतें दी। उसके अलावा रेमिटेंस फैसिलिटी वगैरह की सहूलियतें प्रदान करी। इसके अलावा जो स्वाभिमान योजना में क्रेडिट या इंश्योरेंस या पेंशन की जो प्रावधान नीति है उसको एक्सटेंड करा, उसको बढ़ाया, और इसके अलावा जो सरकार ने सभी BCBF या बैंक मित्र के जरिए कहीं भी किसी भी बैंक की शाखा में ये खाते खोलने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को सरकार ने सहूलियत प्रदान करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके खाते बैंकों में नहीं है उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और उनके खाते बैंकों में खोल के कम से कम उनको बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा सके। सरकार जब 2014 में जब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आई थी, उस समय सरकार के जो की फीचर्स थे वो जीरो बैलेंस से भी आप खाते खोल सकते थे। उसमें कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं थी खाते खोलने के लिए। उसके अलावा जो रुपी डेबिट कार्ड प्रदान करने की सरकार की मंशा थी, सभी खातेदारों को, सभी प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातेदारों को कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए रुपी डेबिट कार्ड प्रदान करेगा, जिससे वो लोग बढ़ चढ़ के और फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके और बैंकिंग सर्विसेज को
अवेल कर सके बड़े। उसके अलावा जो प्रत्येक रुपये डेबिट कार्ड होल्डर का सरकार ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर करा और इन खातों में सरकार ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की पात्रता भी रखी। ये बेसिक जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते के की फीचर्स थे। इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार का जो मेन टारगेट था कि यह इंश्योर करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस मिले बैंकिंग फैसिलिटीज को प्राप्त करने का, सभी परिवार को, सभी हाउस होल्ड्स को, पर्टिकुलरली स्पेशली जो रूरल एरियाज में थे या जो रिमोट एरियाज में थे, जिनके पास बैंक की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाए थे, जिनको ये सर्विसेज मुहैया नहीं हो पा रही थी, या जो लोग इसके लाभ से वंचित थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ये किया था। उसके अलावा आप देखते हैं कि सरकार ने 50 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन में लोगों को जोड़ा और जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मुहैया करें। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2023 में इसमें जमा राशि जो बढ़ के 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जमा राशि हो गई। जिस प्रकार सरकार ने 2011 से 2014 में स्कीम में कुछ चेंजेस करे थे, उसी प्रकार सरकार ने फिर इसका रिव्यू करा, विश्लेषण करा और सरकार ने 2018 में फिर कुछ स्कीम में मॉडिफिकेशंस करे, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स और लेके आए, जिससे लोगों को, अकाउंट होल्डरों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। वो क्या थी कि जो एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी उसको 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया सरकार ने। उसके साथ ही जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करने की जो एज लिमिट का या जो एज ब्रैकेट 18 से 60 साल तक का था, उसको बढ़ा के 18 से 65 साल कर दिया। उसके अलावा जो ओडी लिमिट है 2000 तक के लिए, उसके लिए सरकार ने कोई कंडीशंस नहीं रखी थी। इस तरीके से अगस्त 2018 में सरकार ने कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करे थे। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशंस में इस साथ ही रुपी डेबिट कार्ड होल्डर जिनकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपए तक का था, उनके लिए सरकार ने जो खाते 28 अगस्त 2018 के बाद खुले, उनके लिए ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर बढ़ा के 2 लाख रुपए तक का कर दिया सरकार। इस तरीके से मॉडिफिकेशंस लेके आई सरकार। अब ये जो मेजर बेनिफिट्स है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में, वो है कि जैसा आप और हमने भी चर्चा करी, कम से कम एक सेविंग बैंक बेसिक अकाउंट अनबैंक्ड पर्सन का खोलने की सरकार की मंशा थी। उसके अलावा इसमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसके अलावा जो लोग भी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते में पैसे रख रहे थे या जो बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, उन लोगों को ब्याज भी मिल रहा था, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे वो लोग। और प्रत्येक प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातेदारों को सरकार ने रुपी डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रखा था, जिसके अंतर्गत वो इजी ट्रांसफर ऑफ मनी या कैशलेस ट्रांजैक्शन भी अक्रॉस द इंडिया, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी वो कर सकते थे। प्लस इसका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए तक भी कर दिया सरकार ने। उसके अलावा जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, जो कि 5,000 रुपए तक की थी, उसको भी बढ़ा के सरकार ने 10,000 रुपए कर दिया। उसका 6 महीने तक यदि सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन रहता खाते में, तो उसको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की पात्रता भी सरकार ने दी है। इसके अलावा आप लोग जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के अंतर्गत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पात्रता भी हो गई। इनके खातों में जो सब्सिडी वगैरह या जो मार्जिन मनी या जो भी सरकार ने इंसेंटिव्स वगैरह देती थी या सब्सिडी वगैरह प्रदान करती थी, वो डायरेक्ट इन लोगों के खाते में बैकएंड से जमा हो जाता है, बगैर किसी बिचौलिए के, बगैर किसी मिडिल मैन के। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना खातेदारों को ये सब बेनिफिट्स मिलने लगे। इसके अलावा उन लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना के अंतर्गत भी इस योजना में पात्रता प्रदान करी थी।
इस तरीके से ये बेनिफिट सरकार ने एक्सटेंड करे इन लोगों को। इस तरीके से प्रधानमंत्री जन धन योजना का बेनिफिट्स है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं? पूरा पॉइंट्स क्लियर हैं? सर ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है स्क्रीन, एक ही जगह अटका हुआ है स्क्रीन, पीपीटी शो नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को हो रहा है क्या? सर पीपीटी आपका जो है फ्रंट पेज पेजेस आगे पीपीटी एक ही जगह पे अटका हुआ है, पीपीटी स्क्रॉल नहीं हो रहा है सर। बाकी पार्टिसिपेंट्स को पीपीटी दिख रहा है? नहीं सर। सर पीपीटी का आपका सिर्फ फ्रंट पेज शो हो रहा है, जिसमें कि आपने हेडिंग दी है गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद इसमें पेज चेंज नहीं हुए। अच्छा, पेज चेंज नहीं हुआ क्या? सॉरी, मैं करता हूँ। हाँ जी सर। 1-2 मिनट प्लीज। अब दिख रहा है क्या? सर अभी भी फ्रंट पेज ही है। 2 मिनट में फिर से इसको करता हूँ। ठीक है सर, अब पेज नंबर 10 पे आ गया आप डायरेक्टली। आ रहा पेज 10? हाँ जी सर, अभी डायरेक्टली 10 आया है। फुल स्क्रीन आ रहा पेज 10 का? देखिए जरा। जी सर। आया पेज 10 पूरा? हाँ जी सर। जी सर। पेजेस चेंज हो रहे बराबर अब आप लोगों को? जी। माइक म्यूट कर लीजिए जिसका पीछे से आवाज आ रही प्लीज। क्लियर है? पेजेस सारे चेंज हो गए, नोट 10 अब आ रहे बराबर? हाँ जी सर, 10 आ रहा है अब। अरे चलो कोई बात नहीं, सॉरी आप लोगों से एक आध कोई मेरे को हिंट कर देता तो मैं सोच रहा था आप लोगों को आ रहा होगा। एनीवे चलिए। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो प्रधानमंत्री जन धन योजना की माना के बारे में? नहीं सर। कोई डाउट नहीं, चलो वेरी गुड। इसका एक ये फॉर्म है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का फॉर्म है, खाता खोलने का एक ब्रीफ फॉर्म है। इसको मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ, फिर अपन दूसरी योजनाओं पे जाते हैं। अभी फॉर्म दिख रहा? नहीं सर। 11 नंबर फॉर्म नहीं दिख रहा? नहीं सर। 11? नहीं सर नहीं। पीपीटी स्क्रॉल नहीं हो रहा सर, पीपीटी पर बाद एक के बाद एक बार स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद दिखाई देगा। हाँ, पेज को स्क्रॉल कीजिए। ठीक है सर, दिख दिख रहा रहा? है। जी सर। चलिए अब अपन देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, जो खाता खोलने का जो है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का फॉर्म है, इसमें आप लोगों को जो है पहले जो है ब्रांच का नाम, जब खाता खुलवाना चाहते हैं उसके पहले आपको फोटो चिपकवाना पड़ेगा। जो खाता खोलने के इच्छुक है उसका डेट डाल के उसका नाम वगैरह दीजिए, ब्रांच का नाम, शहर का नाम या गांव का नाम जहाँ पे ब्रांच स्थित हो, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, ये मेंशन करने के बाद आवेदक की जानकारी यहाँ भरिएगा आप लोग। उसका पूरा नाम यहाँ दीजिएगा आप लोग, उसका नाम डिटेल वगैरह यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा उसके मैरिटल स्टेटस क्या, शादीशुदा है, कुंवारा है, जो है वह दीजिए। फिर उसका लिंग या पुरुष महिला जो भी है, पिता का या पति का या पत्नी का नाम मेंशन करिएगा। फिर उसका पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन करके पिन कोड के साथ उसको यहाँ मेंशन करिएगा। उसके अलावा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर उसका यहाँ दीजिए, और उसका जन्म दिनांक, डेट, माइनर वगैरह के लिए डेट ऑफ उसकी दीजिए। फिर उसका आधार कार्ड का आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, नरेगा जॉब कार्ड नंबर ये मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा व्यवसाय क्या, उसका पेशा क्या है वो दीजिए। उसके वार्षिक आय कितनी है वो मेंशन करिए। उस पर कितने लोग आश्रित है, आश्रितों की संख्या यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके आश्रितों की संख्या मेंशन करने के बाद उसके संपत्ति का ब्यौरा, क्या क्या संपत्ति है, उसके बाद उसका खुद का घर है क्या, कुछ पशु वगैरह है क्या, उसका अपना खेत है क्या, ये सब जानकारी देने के बाद उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी
नाम वगैरह और परिवार के सदस्यों के किन किन के साथ पास बैंक के खाते हैं वो जानकारी यहाँ दीजिएगा। उसके अलावा यदि वो काश्तकार है, खेती है, मजदूर है, तो उसको क्रेडिट कार्ड की पात्रता है कि वो दीजिए। और प्लस ये रुपी डेबिट कार्ड के लिए उसका एक्सेप्टेंस लेके या उसका दस्तखत अंगूठा निशानी करके डेट और प्लेस दीजिए, स्थान और दिनांक भर के। इसके अलावा आप लोग इनवेरिएबली ध्यान रखिएगा कि उसका जो है नामांकन की पूरी डिटेल यहाँ भरिएगा, नॉमिनेशन प्रत्येक उसका करिएगा, उसका नाम, उसका पता, उसकी आयु वगैरह, संबंध वगैरह, ये सब डिटेल देने के बाद उसका यहाँ दस्तखत करके, स्थान और प्लेस पे दस्तखत करके उसका ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का फॉर्म पूरा भरना रहेगा। यह पूरा आपका डिटेल इस हिसाब से भरा जाएगा। क्लियर है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में? कोई डाउट आप लोगों को या कुछ जानना चाहते हो? नो सर, नो डाउट। नो सर। चलिए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार ने जो है जन सुरक्षा पे स्ट्रेस देना चालू किया, सरकार ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चालू करा, जिससे उनको इंश्योरेंस और पेंशन की सहूलियतें देने के लिए सरकार 9 मई 2015 को मोटो चेंज करा, जन धन से जन सुरक्षा। और इसके अंतर्गत सरकार 3 योजनाएं लेके आई। क्या योजना थी वो? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। स्क्रीन चेंज हो रहा बराबर अब आप लोगों के यहाँ? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी ठीक है, सर। कुछ नहीं हो तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं लगता है तो कुछ हो। चलिए, ये 3 योजना है। अब इसके बारे में एक एक करके अपन लोग भी चर्चा करेंगे। ये उसके बुलेट पॉइंट से जो सरकार सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंतर्गत लेके आई थी। पहला था वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें बुलेट पॉइंट्स में भी बता देता हूँ, फिर एक एक स्कीम के बारे में पूरा डिटेल अपन अभी चर्चा करेंगे। इसमें जो इंश्योरेंस कवर है, लाइफ का इंश्योरेंस कवर जो 2 लाख रुपए तक का है, और इसमें जो है एज ब्रैकेट जो 18 से 50 साल तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो लोग हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 2 लाख तक का है, जिसमें डेथ के अलावा डिसेबिलिटी के लिए भी कवरेज मिलता है, और इसमें 18 से 70 साल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक तरह से रेगुलर पेंशन की योजना है। रेगुलर इनकम जो रिटायरमेंट के बाद या 7 साल के बाद, 60 इयर्स के बाद लोगों को प्राप्त हुए, उसके लिए ये योजना सरकार लेके आई थी। इसमें शामिल होने के लिए एज ब्रैकेट रखा था 18 से 40 साल, और इसमें अलग अलग तरीके के अमाउंट के कंट्रीब्यूशन भरना पड़ते हैं, जिस अनुपात में आप पेंशन चाहते हैं हर महीने के लिए। और ये जो तीनों स्कीम से ये एक तरह से लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। उसी के साथ ये सिटीजन्स के जो नागरिक लोगों को वेलबीइंग के लिए भी अक्रॉस इंडिया ये सहूलियतें प्रदान करता है। अब अपन ये तीनों स्कीम एक एक करके आप लोगों को चर्चा करके समझाते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नाम सुना आप लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, सुना है। चलिए, वेरी गुड, बहुत गुड। इसके स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या स्कीम है ये स्कीम जो है, ये स्कीम जो 18 से 50 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है, जो इस एज ब्रैकेट के लोग हैं और जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता है, वो लोग कंसेंट देके इस योजना को में शामिल हो सकते हैं और अपनी सहमति के साथ इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और ऑटो डेबिट के लिए उनको सहमति प्रदान करनी पड़ती है, जिससे ऑटो डेबिट हो उनके खाते में। इस योजना में जो है आधार जो है प्राइमरी केवाईसी है, ये ध्यान रखिएगा, आधार प्राइमरी केवाईसी है। और इसमें जो है लाइफ कवरेज जो है 2 लाख रुपए तक का है। ये 2 लाख रुपए तक का लाइफ कवरेज है, और इसका रिन्यूअल जो होता है, सालाना रिन्यूअल होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का 1 जून से 31 मई के लिए, और प्रत्येक साल 1 जून से 31 मई के लिए ये पॉलिसी रिन्यू होती है। और रिस्क कवरेज रहता है इसमें 2 लाख तक का।
इन केस ऑफ डेथ ओनली। इसमें केवल डेथ के लिए इंश्योरेंस रहता है, और ये डेथ मे बी ड्यू टू एनी रीजन, ये इंश्योरेंस कवर रहता है 2 लाख रुपए तक का। इसका जो प्रीमियम की राशि है वो 436 रुपए सालाना है, जो कि एक मुश्त में ऑटो डेबिट होना चाहिए। समझाइएगा कि आपके खाते में 31 मई तक प्रीमियम की राशि डेबिट होना चाहिए, जिससे उनका इंश्योरेंस कवरेज रह सके। ये ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने ये सहूलियत भी दी है कि जैसे ये पॉलिसी तो 1 जून से चालू होता है, पर कुछ खातेदार या कुछ लोग जो है इस योजना में बाद में जुड़ते हैं या जिनने बाद में खाता खुलवाया है, उन लोगों के लिए भी सरकार ने इसमें पहले साल के लिए प्रीमियम की राशि में छूट दे रखी है। प्रो रेटा प्रीमियम पहले साल के लिए उनको परमिट कर रखा है, अलाउ कर रखा है। वो प्रो रेटा प्रीमियम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि कोई इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जून जुलाई अगस्त में यदि शामिल होते हैं, तो उन लोगों को जो प्रीमियम है वो 436 रुपए ही पेमेंट करना रहेगा पहले साल के लिए। जो लोग हैं इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इस योजना में शामिल होते हैं, उनको जो है पहले साल के लिए प्रीमियम जो है 342 रुपए भरना रहेगा, उनके खाते को डेबिट होगा। और जो लोग दिसंबर, जनवरी में और फरवरी में इस योजना में शामिल होते हैं, उन लोगों को प्रो रेटा प्रीमियम मात्र 228 रुपए पहले साल के लिए जमा करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो लोग, जो अकाउंट होल्डर इसमें मार्च, अप्रैल, मई में जमा शामिल होते हैं, उनको प्रो रेटा प्रीमियम जो है 114 रुपए पहले साल के लिए, मात्र 114 रुपए केवल पहले साल के लिए प्रीमियम उनके खाते को डेबिट होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो सालाना प्रीमियम है वो 436 रुपए सालाना प्रीमियम उनके खाते को डेबिट होगा। ये सहूलियत सरकार ने दे रखी है। इस तरीके से ये डिटेल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। जो इंश्योरेंस कवर है वो डेथ ड्यू टू एनी रीजन है, और ये 1 साल के लिए कवर रहता है, और ये हर साल रिन्यूएबल होता है। इसके अलावा इसमें जो है ओनली डेथ का कवरेज है, और इसमें स्कीम में शामिल होने के लिए जो है योजना में 18 से 50 साल तक की उम्र होना जरूरी है। और इसमें जो कवरेज 2 लाख का फॉर डेथ है, वो डेथ ड्यू टू एनी रीजन भी हो सकता है। और इसका जो प्रीमियम है 436 रुपए सालाना है, एनुअल है, जो 1 टाइम 1 इंस्टॉलमेंट में ऑटो डेबिट होता है उसके प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में। सर इसमें जो पॉइंट आपने एक दिया कि दैट ड्यू टू एनी रीजन, तो इसमें अगर कोई बंदा इंश्योरेंस लेने के बाद सुसाइड ही कर लेता है, उस केस में भी एप्लीकेबल है? डेथ ड्यू टू एनी रीजन है ना, इसमें किसी भी कारण से डेथ होता है तो उसको मिलता है। नहीं वो चीज ठीक है जी, चलो बंदा बीमार था या कुछ भी एक्सीडेंट हुआ कुछ भी, पर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ जैसे एक टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान में एक कंडीशन रहती है कि अगर किसी ने टर्म प्लान लिया है तो विद इन फर्स्ट और सेकंड यानी शुरू के 2 साल में अगर बंदा सुसाइड करता है तो इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। तो इसमें सुसाइड केस भी कवर होते हैं कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको क्या लगता है इसमें? अब सर मेरे को मालूम नहीं है इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। अब जो टर्म प्लान है, टर्म प्लान में तो शुरू में साल की 2 साल की कैपिंग दी होती है उन्होंने, उसके बाद वो लोग भी कवर करते हैं उसको। अच्छा जी, आपको ऐसा केस कोई आया है इसे? नहीं सर सिर्फ नॉलेज के लिए। अच्छा, आपको यदि जनरल यदि अपन पूछे तो आपको क्या लगता है इसमें, इस तरह के केसेस में आप बताइए, जैसे हम तो बताएंगे आपको। और सर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से टर्म प्लान में तो 1-2 साल का गैप दिया होता है कि अगर बंदे ने टर्म प्लान जब लिया है उसके 1-2 साल का कंपनी को डिपेंड करता है। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है साल का कि 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर उस पीरियड में कोई करता है तो कवर नहीं होता, उसके बाद कोई करता है तो कवर होता है। इसमें 2 चीज का ख्याल रखिएगा। इसमें जो है
पहला जो है डेथ जो है पहले 30 दिन के बाद ही कवर होता है, 31 दिन पे कवर होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा सर। पहली चीज है वो यदि अपने को इस स्कीम में शामिल होता है तो उसको 30 दिन तक पहले साल में क्लेम नहीं मिलेगा, है ना। ये आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसमें जो सुसाइड में यदि कोई डेथ होती है ना जी। उसमें जो है उसका जो पहले साल तक है उसमें जो डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इस तरह के कवर के लिए इस योजना में कवरेज मिलता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में। यानी सुसाइडल इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें? हाँ, सुसाइड का नहीं है इसमें जी, मैं वही चीज कंफर्म कर रहा था। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वहां तक इसका योजना में डेथ में कवरेज नहीं है। ठीक है सर। और पहले 30 दिन तक योजना में शामिल होने के बाद उसमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई यदि योजना में पहली बार शामिल हो रहा है तो फर्स्ट 30 दिन तक उसको क्लेम नहीं मिल रहा, 30 दिन के बाद यदि डेथ होता है तो ही मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और कोई इसमें जानना चाहते हैं? आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलिए, इसमें सुसाइड में एक मेरे को जहां तक लगता है क्रॉस चेक अपने उसका जो इन केस ऑफ डेथ जो है 12 मंथ्स के स्टार्ट होने के 12 मंथ्स के अंदर यदि वो सुसाइड करता है तो उसने जो प्रीमियम पेमेंट करा उसका 80% उसको मिल जाए। हाँ भैया, जैसे 436 रुपये सालाना प्रीमियम है उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, या दूसरे साल में उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। चलिए, अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी एक तरह से जो है जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ही है, और इस योजना में सरकार ने जो ब्रैकेट है एज ब्रैकेट बढ़ा के 18 से 70 साल तक का कर दिया है। हेलो, है ना। और इस अकाउंट इसमें भी बैंक का जो है ऑटो कंसेंट देना पड़ेगा, और उसके खाते में एक मुश्त ऑटो डेबिट जो है 31 मई के पहले प्रीमियम डेबिट होना चाहिए, जिससे उसका कवरेज जो है इंश्योरेंस का 1 जून से 31 मई तक के लिए इसका एनुअल रिन्यूअल हो सके। जैसा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में था, उसमें भी इसमें जो आधार का है प्राइमरी KYC है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें जो रिस्क कवरेज है वो 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवरेज है, और इसके अलावा जो है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए नहीं 1 लाख रुपए का कवरेज है, और फुल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपए का कवरेज है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रीमियम है मात्र 20 रुपए सालाना प्रीमियम है, जो वन टाइम ऑटो डेबिट एक किस्त में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनधन योजना के खातेदार के खाते में डेबिट हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज है उसके बारे में। इस योजना के अंतर्गत जो डेथ में जो है उसके जो क्लेमेंट को या नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। उसी प्रकार जो फुल डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी, जैसे कि 2 आंखों का चले जाना, या दोनों हाथों का जाना, या दोनों पाँव का जाना, या 1 आंख और 1 हाथ का जाना, या 1 आंख और 1 पाँव का जाना, ऐसे में सब्सक्राइबर को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। और जो पार्शियल डिसेबिलिटी में है, जो टोटल एंड इररिकवर और लॉस जो है पार्शियल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या
एक आंख का जाना या एक हाथ का जाना या एक पाँव का जाना, ऐसे केसेस में जो है सब्सक्राइबर को 1 लाख तक का क्लेम मिलेगा। और जैसा कि इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बताई है, 18 से 70 साल तक की एज लिमिट है। उसका नियरेस्ट बर्थडे 31 मई के पहले उसका जो कंसेंट है उसका डेबिट हो जाना चाहिए प्रीमियम। इसके अलावा क्या है, जब भी ये प्रीमियम डेबिट होगा तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा। यदि किसी कारण वजह से अकाउंट होल्डर खाता बंद करवा लेता है या इनसफिशिएंट बैलेंस है, 31 मई के पहले उसके प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसका अकाउंट होल्डर का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो स्टेप्स है इसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके पूरा डिटेल वगैरह भर के बैंक पे सबमिट करेंगे तो बैंक उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस हाथों हाथ सबमिट कर देता है। इस तरीके से ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लियर है आप लोगों को? अटल पेंशन योजना के बारे में चर्चा करें। जी सर। अटल पेंशन योजना ये स्कीम जो सरकार लेके आई, ये भी मई 2015 में सरकार लेके आई। इस योजना में सरकार ने ये रखा था कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी जाए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, पर्टिकुलरली जो स्पेशली जो है गरीब तबके के लोगों को या अंडर प्रिविलेज लोगों को या जो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से सरकार ये योजना लेके आई, जिससे क्या लोगों को बुढ़ापे में 60 साल के बाद एक रेगुलर इनकम के रूप में पेंशन प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत जो खातेदार जो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वो खातेदार की उम्र 18 से 40 साल की उम्र होना चाहिए और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो पेंशन अमाउंट वो चूज करता है, जो बोले 1000 हो, 2000, 3, 4, 5000 जो भी हो, जो 60 साल बाद प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में वो कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली डिफर करता है। जिसमें सरकार ने एक वो रखा कि जो सब्सक्राइबर या जो 1/10/2022 के बाद यदि किसी ने इनकम टैक्स पे करा है तो वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा आपको। इसके अलावा जो मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो यदि किसी वजह से सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके जो स्पाउस है वो जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है वो सब्सक्राइबर के 60 साल की उम्र तक कंटिन्यू रख सकते हैं और उसके 60 साल की उम्र के बाद जो रेगुलर पेंशन मिलने की पात्रता थी वो प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हाँ बोलिए। जो आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि किसी ने अगर टैक्स पे किया है 1/10/2022 के बाद तो उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो किसी बंदे ने अपना 2017-18 में एपीवाई करवाया हो और उसके बाद वो टैक्सेबल स्लैब में इन फ्यूचर चला जाए तो जो उसने प्रीमियम पे किया है उसका क्या होगा? एक्चुअली क्या है, ये जो स्कीम आपने कब ज्वाइन करी? 2017 में करी है ना? हाँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब 2017 में करी मान लीजिए आप, है ना? ठीक है सर। उस समय आपकी पात्रता थी जब भी तो ज्वाइन करी ना आपने, है ना? जी जी। तो आप उस योजना में आपने प्रीमियम चालू करा, उस समय आपने उसको वो कर लिया, स्कीम ज्वाइन कर ली, तो उस दिन तो आप पात्रता थे ना, उसके बाद आप इनएलिजिबल हुए तो आपकी तो योजना तो उस दिन से चल रही है, तो उस दिन से तो पात्रता थी, उस दिन से आपको चलेगा। ये 1/10/22 के बाद यदि जो जिसने ये स्कीम में ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करी और यदि उसने क्या कहते हैं अपन इनकम टैक्स पे करा तो वो फिर इसमें लागू नहीं होगा, है ना? अच्छा, तो सर एक और पॉइंट इसमें, जैसे आपने चलो 2022 के बाद ये बोला कि भाई अगर इससे पहले था तो उसको मिल गया। यस। अगर मान के चलो 2023 में किसी ने चालू किया, हाँ। वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, आने वाले फ्यूचर में वो 2025-26 या 2028 में वो टैक्सेबल इनकम में जाता है। हाँ। तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये आप डेट मेंशन की है 1/10/2022 की, इसके बाद अगर कोई भी टैक्स पेयर है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता, इसको एलिजिबल नहीं है। तो वो
2023 में या फिर प्रेजेंट डेट 2024 में ही ज्वाइन करता है इस चीज को। फिलहाल वो टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद या 2-3 साल बाद वो टैक्स पेयर बनता है, उसकी इनकम इंक्रीज होती है। तो उस केस में क्या होगा? इसमें आपको क्या लगता है? ठीक है, मैं तो आपको बताऊंगा, मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। अब सर ये तो गवर्नमेंट के रूल है, वो रूल्स के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि क्या होगा? इसमें क्या रहता है, जिस तारीख को आप इस योजना में शामिल हो रहे हैं, एक थंब रूल में आपको बता देता हूँ, जिस तारीख को आप योजना में शामिल हो रहे हैं, उस योजना में उस तारीख को जिस दिन आप शामिल हुए, उस योजना की तारीख में आप शामिल होते टाइम एलिजिबल है तो इट विल कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो है उस तारीख को हो रहा है ना। अच्छा, इन फ्यूचर अगर टैक्सेबल स्लैब में जाता है तो उसकी ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने तो उस तारीख को ज्वाइन करा, और ये तो दूसरी योजना तो जैसा तो है नहीं कि सालाना प्रीमियम देना पड़ रहा है, इसमें तो आपका वन टाइम ही कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। नहीं सर, इसमें भी ईयरली हो जाता था। समझा नहीं मैं, सॉरी सर इसका प्रीमियम भी तो ईयरली जाता था शायद। हाँ, ईयरली जाता नहीं है, इसका तो कंट्रीब्यूशन जाता है आपका। हाँ, कंट्रीब्यूशन जाता है कि कंट्रीब्यूशन के बेस पे तो वो आपका वो सब्सक्रिप्शन उसके होता है ना। तो सर कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम बात तो एक ही हुई, दे तो हम पैसे ही रहे हैं। देखो, कंट्रीब्यूशन प्रीमियम जो है वो तो डेथ के हिसाब से अपन उसको ये है ना। कंट्रीब्यूशन तो आप पेंशन के लिए दे रहे हैं ना, इसमें तो आपका कुछ वो नहीं है। एक आप रेगुलर पेंशन चाह रहे हैं ना अपने रिटायरमेंट के एज पे जी, इसलिए वो। ठीक है, ठीक है सर। चलो, वेरी गुड। तो ये योजना में जो है कि 60 साल तक वो पे कर सकता है, और उसके बाद वो उस योजना में वो हो सकता है। क्योंकि इसमें जो स्पष्ट है कि एकदम 12 के बाद यदि कोई इनकम टैक्स पेयर है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, ये हो गया अटल पेंशन योजना के बारे में। इसके बाद आपको हम मुद्रा योजना के बारे में चर्चा करवाते हैं। मुद्रा योजना का नाम चुना आपने? हाँ जी सर। क्या है ये मुद्रा योजना? सर इसमें गवर्नमेंट 10 लाख तक के लोन्स दे रही है बिना किसी अपना कोलैटरल के। हाँ, बराबर। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने एक लोन की फैसिलिटी दे रखी है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके और लोग इस योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय या एग्जिस्टिंग व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। चलिए, इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने 3 सब स्कीम चालू करी थी। 3 सब स्कीम के अंतर्गत क्या है? एक तो शिशु योजना है जो कि 50,000 तक के लोन के लिए है। दूसरा है, पीछे माइक म्यूट कर लीजिए यदि किसी का माइक चल रहा हो तो। दूसरा जो है एक किशोर योजना है जो 50,000 से 5 लाख तक के लिए है। और तीसरा है तरुण योजना जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लिए है। इस तरीके से ये इस योजना के अंतर्गत जो है आप इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें आप लोन का फायदा ले सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल। ये योजना सरकार एजुकेटेड, यंग और स्किल्ड लोगों के लिए लेकर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग
अपना एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं, अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इसमें जो है अपने एग्जिस्टिंग व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर सेक्टर एलाइड एक्टिविटीज है इसका, जैसे डेयरी हुआ, पोल्ट्री हुआ, बी कीपिंग वगैरह हुआ, या अपना जो नॉन फार्म सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गया, या सर्विस सेक्टर वगैरह हो गया, ऐसे सेक्टर के लिए भी आपको लोन की पात्रता मिलेगी। और इस लोन में जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया या पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह हो गया, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या सर्विस सेक्टर यूनिट्स हो, शॉप कीपर्स हो, फ्रूट या वेजिटेबल वेंडर्स हो, ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह, रिपेयर शॉप हो गए, आर्टिसन फूड प्रोसेसर, सभी को इस योजना में शामिल होने की पात्रता है। इस योजना के अंतर्गत जो करीब करीब सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, इस तरीके से करीब करीब सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करती है। इसके अलावा जो इस योजना के अंतर्गत जो ब्याज जो रहता सरकार के द्वारा समय समय पर जो स्कीम में जो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो स्कीम के हिसाब से सरकार का वो रहता है, उसके हिसाब से इस योजना में इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जो है अपफ्रंट फी और जो प्रोसेसिंग फी है वो बैंक के अपने अपने नियम के हिसाब से, अपने अपने रूल्स के हिसाब से इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे उन लोगों को बेनिफिट मिल सके और इसमें योजना का लाभ ले सके वो लोग। और जो 50,000 तक के शिशु लोन है साधारणतः सभी बैंक के उस योजना में, इस योजना के अंतर्गत प्रोसेसिंग चार्जेस और अपफ्रंट फी नहीं लेते। इसमें पात्रता क्या है, ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल्स लोग इसमें ले सकते हैं, प्रोप्राइटरी कंसर्न इसमें ले सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स ले सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह ले सकते हैं, और एनी अदर लीगल एंटिटी भी इसमें ले सकते हैं। ये जो नोट 1, 2 एंड 3 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए पात्रता होने के लिए जो एप्लीकेंट है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसका जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए वो। इसके अलावा जो है जो इंडिविजुअल बोरोवर है वो जो है नेसेसरी स्किल वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह या नॉलेज वगैरह उसके पास होना जरूरी है। यदि वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो जिसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो, तो वो चीज़ें होना जरूरी है इंडिविजुअल बोरोवर के पास कि ही पोजेस द नेसेसरी स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज टू अंडरटेक द प्रपोज्ड एक्टिविटी। इसके अलावा जैसे किसी व्यवसाय में या कोई प्रपोज्ड एक्टिविटी में, नेचर ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि रिक्वायरमेंट रहती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो भी एप्लीकेंट के पास होना जरूरी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 चीजें जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत जो ऑनलाइन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए जो अपने को केवाईसी नॉर्म्स के लिए पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट जो फॉर्म्स है केवाईसी के, वो जैसे आईडी प्रूफ हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ, पासपोर्ट साइज फोटो हुआ, ये सब चीजें, प्लस उसका जो व्यवसाय है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस जहाँ पे वो व्यवसाय कर रहा, वो चीजें भी केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से होना जरूरी है। केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने के बाद जो पीएम मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे, उद्यमी मित्र पोर्टल खोल के उसमें मुद्रा लोन अप्लाई नाउ में करेंगे, उसमें करके न्यू एंटरप्राइज, एक्जिस्टिंग एंटरप्राइज या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो भी है उसको आप लोग पीछे किसी का माइक चालू है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसके अलावा फिर उस में आप लोग डिटेल अभी प्रताप को म्यूट करवाओ, इसके पास से ट्रैफिक का बहुत साउंड आ रहा है।
ये जिसके पास कंप्यूटर है वही म्यूट करेगा, आप और हम तो गुजारिश करेंगे, ये तो उसको खुद को सोचना चाहिए। सर मोबाइल से भी म्यूट हो जाता है। वो अगर इसके ट्रैफिक में एडमिन कहीं के चले राइट। इतनी देर से ट्रैफिक का नॉइज आ रहा है। हाँ, वो पीछे से खरड़ खरड़ आवाज आ रही है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। ये सर कोई अभी प्रताप है, इनका माइक ऑन है। भैया आप माइक ऑफ कर लीजिए। अभी का है, अभी का। अभी आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो शायद ऑन करके चले गए होंगे, मेरे को लगता है इसीलिए बंद हुआ। आप सुना, उनने अपनी बात सुनी। थैंक यू। ठीक है, तो एप्लीकेंट का ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह डिटेल देने का, जब ओटीपी जनरेट होता है उसके हिसाब से फॉर्म भर के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो मिलता है उस हिसाब से फॉर्म को फिर भरा जाता है। अब एक मुद्रा स्कीम में और कुछ जानकारी आप लोग चाहते हैं? क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब स्टैंड अप स्कीम के बारे में आप देख लेते हैं। स्क्रीन क्लियर है स्टैंड अप स्कीम आप लोगों को? जी। चलिए, ये स्टैंड अप स्कीम सरकार 2016 अप्रैल में लेके आई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो बैंक ने लोन की फैसिलिटी दे रखी थी, जो कि लोन की लिमिट है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की लोन की फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध कराई है बैंकों के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक ब्रांच में एक SC/ST और एक महिला बोरोवर को इस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाएगा स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत फॉर सेटिंग अप ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। ये जो एंटरप्राइज है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है, ट्रेडिंग सेक्टर में भी हो सकता है, या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया था पोल्ट्री फार्म, बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग वगैरह के लिए भी हो सकता है। और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने यह मंशा रखी थी कि कम से कम 2.5 लाख बोरोवर को इसका बेनिफिट मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत ये स्कीम जो ऑपरेशनल है और करीब करीब सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अक्रॉस द कंट्री इस योजना के अंतर्गत फैसिलिटी प्रदान करते हैं, लोन प्रदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार की जो मंशा थी कि एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए जो अमंग्स द SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, जिससे कि इस सेक्शन के लोगों को जो कि बहुत सारी बाधाएं आती थी, अड़चने आती थी ड्यू टू लैक ऑफ एडवाइस, गाइडेंस, मेंटरशिप और इनएडुकेट एंड डिलेड क्रेडिट की वजह से इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार यह स्टैंड अप स्कीम लेके आई। इस स्कीम के अंतर्गत जो है अंडर प्रिविलेज लोग सेक्टर के लोग या अंडर सब सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार यह योजना लेके आई। इस योजना के अंदर सरकार की जो ऑब्जेक्ट था वो जैसे कि मैंने बताया 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा थी। वो कम से कम एक SC/ST बोरोवर या एक वुमन महिला बोरोवर को पर ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। और जैसे कि मैंने बताया ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी हो सकता है, सर्विस से भी हो सकता है, ट्रेडिंग सेक्टर से भी हो सकता है, या एग्री एंड अलाइड सर्विस एक्टिविटीज से भी हो सकता है, जैसे पोल्ट्री हुआ, डेयरी फार्मिंग हुआ, बी कीपिंग वगैरह हुआ। इस तरीके से यदि कोई नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स हो या नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है जो स्टैंड अप स्कीम योजना के अंतर्गत, स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना के अंतर्गत यदि लेना चाहते हैं लोन, तो उसमें कम से कम 51% ऑफ शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग जो है वो या तो SC/ST के पास होना चाहिए या वुमन एंटरप्राइजेस के पास होना चाहिए, जब भी वो लोग इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखेंगे। और जैसा कि इसमें एलिजिबिलिटी मैंने मेंशन करा, स्वाभाविक है कोई भी एडल्ट जो 18 साल से उम्र हो से ज्यादा हो, वैसे ही SC/ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो है जो फर्स्ट टाइम वेंचर लाते हैं बेनिफिशियरी
इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज या एलाइड एक्टिविटीज के लिए जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से रहता है, वो लोग इस योजना में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज आता है जो लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें कम से कम 51% जो शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग का स्टेक है वो SC, ST एंड वुमन एंटरप्रेन्योर्स के पास होना जरूरी है। और इसमें जो एक और जो एलिजिबिलिटी के लिए जो भी एप्लीकेंट है या जो भी अप्लाई कर रहा है, वो बोरोवर किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, कहीं का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उसका। और उसका जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके अलावा जो इसमें लोन है वो कंपोजिट लोन दिया जाता है। उसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये यूनिट जो है न्यू एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए दिया जाता है, वो भले मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से हो या एग्री एलाइड एक्टिविटीज जो कि सेटअप करते हैं SC और वुमन एंटरप्राइज। इसमें जो 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है बैंक फाइनेंस करती है और 15% जो है वो एप्लीकेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RBI की पॉलिसी के मॉनेटरी गाइडेंस के हिसाब से बैंक के सुनिश्चित करके निश्चित करती है। इसमें जो सिक्योरिटी रहता है, बेसिकली जो सिक्योरिटी रहता है वो बैंक के लोन द्वारा जो एसेट परचेस किया जाता है वो उसका प्राइमरी सिक्योरिटी रहता है। और एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी आप ले सकते हैं यदि गारंटी आप क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम पर स्टैंड अप इंडिया लोन पे यदि गारंटी लेते हैं, कोलेटरल गारंटी, तो उससे भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका रीपेमेंट है, इसका पुनर्भुगतान जो है वो 7 साल में मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम 7 साल में इसका रिपेबल है। और इसका मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड जो है 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड की पात्रता है मैक्सिमम। इसमें यदि वर्किंग कैपिटल के लिए भी जो टर्म लोन, यदि वर्किंग कैपिटल, यदि प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल यदि 10 लाख तक का कोई लेता है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में भी दिया जा सकता है। और उसमें उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से इंडिविजुअल को रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करा जा सकता है। यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट में वर्किंग कैपिटल 10 लाख से ऊपर का लिमिट का होता है तो वो कैश क्रेडिट लोन के माध्यम से दिया जाता है, जो कि 10 लाख से ऊपर तक का रहता है। जैसा मार्जिन मैंने बताया था, 85% जो है बैंक देती है और 15% मार्जिन जो बोरोवर का लाया जाता है। इस तरीके से यह स्टैंड अप स्कीम की योजना है। क्लियर है आप लोग इतना? सर ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये भी एक तरह से लोन ही है, और इसमें जो है ये करंट अकाउंट में खुलता है ओवरड्राफ्ट। और उसमें सहूलियत ये दे रखी है कि रुपी डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, जिससे क्या आप उससे डेबिट कार्ड से भी लेन देन कर सकते हैं। और कैश क्रेडिट? और कैश क्रेडिट क्या रहता है, ये भी एक तरह से वर्किंग कैपिटल लिमिटेड लोन मिलता है। इसमें DP वगैरह मेंटेन होता है। आपके पास जो वर्किंग कैपिटल का ड्रॉइंग पावर मेंटेन होता है, जो आपके पास जो स्टॉक है, एसेट है, वो सब उसके हिसाब से मेंटेन होकर इसका वो होता है, उससे वो कहते हैं। दोनों में आप रोटेशन कर सकते हैं, पर वो करेंट अकाउंट में रहता है और ये कैश क्रेडिट में रहता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, और कोई अभी तक के सेशन में और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग? फिर नहीं तो अपन थोड़ा सा अपना सबका सेल्फ असेसमेंट करेंगे। स्क्रीन में थोड़ा सा इसको बंद करके दूसरा स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप लोग और कुछ इसमें बताइए, और कुछ जानना चाहते हैं या कोई डाउट हो आप लोगों का, तो नहीं तो फिर अपन इसको फिर से देखते हैं। सर एक बार स्लाइड्स दोबारा शुरू से दिखा के एक बार रिपीट कर दो दोबारा। कौन सा वाला? नहीं, मोटा मोटा रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, कि शुरू से एंड तक एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। अभी करेंगे, कंप्लीट हो गया है।
अभी करेंगे उसको, सेल्फ असेसमेंट जो अभी करेंगे ना अपन, जी उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अभी करते हैं अपन वो भी तो थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, इसलिए थोड़ा अच्छा जी। सा कल क्या कुछ एडिशंस मैंने करे आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए, टॉपिक्स और जोड़े हैं जिससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम उपलब्ध करा सकें। इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ कल रात को बैठ के कुछ मॉडिफिकेशन करा था, तो उसको मैं आप लोगों को बेनिफिट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीन आ रहा पूरा क्लियर अब आप लोग? हाँ जी सर, हेडिंग दिख रही है सेल्फ असेसमेंट। हेडिंग आ रहा सेल्फ असेसमेंट। जी चलिए अब अपन लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, देखते हैं अपन लोग कितना अपन लोगों ने समझा है। उसके बाद भी डाउट कुछ रहेगा तो अपन उसको भी क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है? चलिए आप लोग बताइएगा जो भी सही उत्तर है उसके साथ। ईवीटी स्टैंड्स फॉर, बताइए आप लोग, ईवीटी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिशियरी क्या है सही उत्तर इसमें? इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिशियरी ट्रांसफर। सभी सहमत है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर से? चलिए सही उत्तर दे करें। चलिए वेरी गुड, जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। द एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी, अटल पेंशन योजना के लिए एज ब्रैकेट क्या है? 18 साल, 18 18 years old। 18 से कितना? 18 से 50। 50 है। 18 to 40 years। 18 से 50। 18 to 40 किसने बोला? क्या नाम भैया आपका? अजय साहब। अजय जी आप बिल्कुल 18 to सही है। 18 to 40 इज द सही। 40 होगा, हाँ 18 to 40 अटल पेंशन योजना के, 18 to 40 के बाद ही 50, मिलता है स्कीम। 18 to 50 जीवन ज्योति बीमा योजना में। हाँ भैया, हाँ थोड़ा सा सही समझ के उत्तर देंगे तो आप लोगों को मार्किंग सही मिलेगा। वेरी गुड अजय जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर ई केवाईसी द आधार केवाईसी सर्विस ऑफ यूआईडीआई ऑथेंटिकेट्स, क्या ऑथेंटिकेट करता ई केवाईसी में? नो योर कस्टमर। ओ सॉरी नो योर कस्टमर को क्या चाहिए आपके लिए? नो योर कस्टमर के लिए सी डेटा। डाटा। वेरी गुड। क्या नाम है भैया आप लोगों का जिनने सी बोला? अमन। अमन। सुदीप्त रॉय।
वन वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों ने जिनने भी सी बोला सभी बधाई के पात्र है, वेरी गुड। ऐसा आप लोग सही उत्तर देंगे तो हमको भी लगता है हमारा पढ़ाना आप लोगों को सार्थक हुआ, है ना, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का एज कवरेज कितना है? 80 to 50. 80 to 50 सर। हाँ 80 to 50, वेरी गुड, बढ़िया। अभी ज्यादा आप लोगों ने सही चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एनुअल प्रीमियम कितना है भैया? 465 रुपया। 436 रुपए, वेरी गुड, बधाई हो आप लोगों ने Sorry, जिसने sir. भी ये बोला। सभी सहमत है 436 से? यस सर। चलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दैट विल बी अलाउड, दो 2000, 5000, 10,000। 10,000। वेरी गुड अमन जी। बाकी और कोई उत्तर इसके अलावा, कोई ऑप्शन? 10,000, वेरी गुड। पहले इसकी लिमिट 5,000 थी, 2018 में इसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया, वेरी गुड, बधाई हो आप लोगों ने जिनने सही उत्तर दिया। एज कवरेज फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितना है? एज का कवरेज 18 to 70 है। 18 to 60 होगा सर। देखिए 18 to 70 होगा सर। आप लोग सही उत्तर बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूँ आप लोगों को। क्या लगता है आप लोग? 18 से 70। 18 से 70 तक। 18 से 70। 18 से 70, यस, वेरी गुड, बधाई हो जिनने 18 से 70 बोला। The annual premium payable for coverage under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपए। सरल है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, 20 रुपए सही है। हाँ अब इसमें आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा मेरे को। मुद्रा सब स्कीम किशोर के अंतर्गत कितनी 5 है? लाख। 5 लाख है सर। बताइए, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है? 5 लाख है सर। हाँ 5 लाख सर। कोई बता रहा 5 लाख, कोई बता रहा 10 क्यों लाख। 5 लाख है? 5 लाख। सही उत्तर बताइए आप लोग तो मजा आएगा मेरे को। आप लोग रिव्यू करिए, आप लोगों ने पढ़ा है तो, या कुछ नोट करा हो तो। शिशु, किशोर, तरुण। सर शिशु में 50 तक होता है, किशोर में आपका 5 लाख तक होता है, तरुण में 10 लाख तक होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिशु में 50,000 तक, और 50,000 से 5 लाख तक किशोर में, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण में। बहुत बढ़िया अमन जी।
चलिए सही उत्तर है सी। ध्यान रखिएगा आप लोग। टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अंतरम मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? ध्यान से पढ़ के बताइए आप लोग। सर सभी है। All of these. आप दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी तो क्लास अटेंड कर ले। ये लोग हिस्सा लेंगे, आप लेंगे, सभी लोग हिस्सा लेंगे तो सबको बेनिफिट मिलेगा। सही। हिस्सा लेंगे तो सबको बेनिफिट सभी होगा सर, ये आला सभी पेरू है सर। एलिजिबल है, लगेगा, मस्ट भी। ऑल द एबव होगा सर। सभी सहमत है ऑल द अबव से? जी सर। हाँ सर, ऑल द गुड। देखते सही उत्तर क्या है। चलिए सहमत है आप लोग ऑल द अबव से? जी। चलिए वेरी गुड, बधाई हो आप सभी को। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कितने से कितने लोग अमाउंट पे लोन की पात्रता है? 10 लाख से 1 करोड़। Between 1 lakh to 10 lakh, 10 lakh to 1 crore, 10 lakh to 50 lakhs, 50 lakhs to 1 crore। 10 लाख से 1 करोड़ होगा जी। अमन जी आप ही बोल रहे, बाकी लोगों का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। 1 करोड़ होगा सर। सही उत्तर क्या है इसमें? बी। कितनी रकम? 10 लाख से 1 करोड़। चलिए वेरी गुड, बधाई हो। नेचर ऑफ लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया। कंपोजिट की कॉम्बिनेशन है। कंपोजिट लोन सर। कंपोजिट लोन, वेरी गुड। डी है सर, कंपोजिट लोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको अब? जी सर। जी सर। और कोई डाउट है, कुछ रिवीजन या कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए आप। सर एक बार रिवाइज कर स्कीम को और दीजिए एक बार मोटा दोबारा ये करिए, जो पीपीटी को पहले वाला, हाँ? पीपीटी को एक बार दोबारा रिवाइज कर दीजिए सर। पहले वाला पीपीटी को रिवाइज एक कर बार देते दोबारा से करिए। कर हाँ, देते हैं। सेल्फ असेसमेंट को नहीं, वो पहले वाला, इससे पहले का। दिख रहा है आपको शुरुआत? नहीं सर, पीपीटी शो नहीं हो रही। नहीं यार, पीपीटी को नहीं। अच्छा मैंने वो कर दिया, सॉरी, मैं करता हूँ। फुल स्क्रीन पे करके करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। दिख रहा है अभी? नहीं सर, नहीं दिख रहा है।
रहा? दिख रहा है सर, स्क्रॉल आगे कीजिए एक एक करके। चलिए बताइएगा आप लोगों को, नहीं दिखे तो बताइएगा आप लोग बीच में, है ना? ठीक है। चलिए, ये स्वाभिमान योजना सन 2011 में सरकार लेके आई थी। उस समय सरकार की मंशा थी कि 2000 से ऊपर की आबादी वाले गांव में, विलेजेस में कम से कम एक शाखा, कम से कम एक बैंक की शाखा कम से कम वहां पे खोलने की। उस योजना के अंतर्गत अब सरकार ने रिव्यू करा तो उस समय पाया कि यह जो योजना थी, स्वाभिमान योजना, वो खाली 2000 से ऊपर की आबादी वाले गांवों पे फोकस था, और बाकी पूरे एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया पे जो जिनकी आबादी दूर दराज के इलाके या गांव के इलाके जिनकी आबादी 2000 से कम की थी, उनको फोकस नहीं किया गया था। इसके अलावा जो ये टारगेट कवरेज था वो विलेजेस का था, न कि हाउस होल्ड का। इसके अलावा जो माइक्रो क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन की फैसिलिटीज इसमें नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। इसलिए सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आई। स्क्रीन चेंज हो रहा बराबर है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, बता दीजिएगा यदि स्क्रीन चेंज। जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना सरकार 2014 में लेके आई। उस योजना के अंतर्गत सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों के कम से कम बचत खाते बैंकों में खोलना और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार की मंशा थी। इस मंशा के अंतर्गत सरकार ने एक बृहद योजना बनाई थी कि 7.5 अनबैंक फैमिलीज के खाते, बचत खाते कम से कम 15 करोड़ बैंक खाते खोलने की सरकार की मंशा थी, जिससे इन सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन लोग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लाभ ले सके। इस योजना के अंतर्गत जब सरकार का जो एम्बिशियस टारगेट था, उसमें सरकार ने स्मॉल अकाउंट खोलने की भी फैसिलिटी प्रदान करी थी, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेट के बेस पे जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, वो लोग अपना स्मॉल अकाउंट खोल सकते थे। तो इस योजना का पीछे माइक म्यूट कर लीजिए, जिसका ऑन होता है, लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा बाकी पार्टिसिपेंट्स को। इस योजना के अंतर्गत फिर देखा गया है कि सरकार की योजना के अंतर्गत जो है करीब 2/3 से ज्यादा खाते ग्रामीण क्षेत्र में खुले, और उसमें भी 55% से ऊपर सहभागिता, भागीदारी जो है महिलाओं के थे इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार के जो की फीचर्स थे वो थे कि 0 बैलेंस से भी आप खाता खोल सकते थे। उसमें रुपी डेबिट कार्ड की सहूलियतें भी सरकार ने प्रदान करी। उसके अलावा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी सरकार ने इस योजना में प्रोवाइड करा। इसके अलावा जो सरकार का जो अचीवमेंट था, वो सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी कि प्रत्येक परिवार को कम से कम बैंकिंग धारा से जोड़ा जा सके और उनको कम से कम बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराया जा सके, जिससे रिमोट एरियाज में या दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में उनको बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध कराया जा सके, जिसका वो लोग उपयोग कर सके। फिर 2023 तक सरकार ने देखा कि इस योजना के अंतर्गत जहां 0 बैलेंस से खाते खोले गए थे, उस योजना में 2 लाख से ऊपर का क्यूमुलेटिव डिपॉजिट रहा और 50 करोड़ से ज्यादा के बैंक अकाउंट खोले गए। उसके अलावा फिर सरकार ने जब 2014 के बाद 2018 में इसका कुछ रिव्यू करा इस स्कीम में, तो सरकार ने इसको और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स को पहुंचाने के लिए सरकार ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे, कुछ चेंजेस करे। वो क्या थे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, उसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया। उसके अलावा जो ओडी अमाउंट जो था 2,000 रुपए तक के ओडी फैसिलिटी के लिए कोई कंडीशन सरकार ने नहीं रखी थी। उसके अलावा जो एज लिमिट था, जो पहले 18 से 60 साल तक का था, उसको बढ़ा के 18 से 65 साल कर दिया, जिससे से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट ले सके।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस योजना के अंदर सरकार ने जैसे ओडी लिमिट 5 से 10,000 कर दिया था। ओडी लिमिट जो 2,000 रुपए तक के ओडी लिमिट तक के लिए कोई कंडीशंस नहीं रखा था। और जो एज लिमिट फॉर अवेलिंग ओडी 18 से 60 साल का जो एग्जिस्टिंग एज ब्रैकेट था उसको बढ़ाकर 18 से 65 कर दिया। इसके अलावा जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज जो 28/8/2000 के बाद के खाते खुले उनके लिए रुपी कार्ड होल्डर्स को 2 लाख रुपए तक कर दिया। इसके अलावा ये जो बेनिफिट्स है, जैसे मैंने आप लोग पहले भी बता दिया, बेनिफिट से एक सेविंग अकाउंट कम से कम 1% का खोलने का सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक वयस्क का खाता कम से कम एक सेविंग अकाउंट खोला जा सके। उसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं था बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जो है इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो खातेदार है उनके खातों में जो भी रकम या बैलेंस रहेगा उसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्लस उनको रुपी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा जाएगा अकाउंट होल्डर को, जिससे वो इजी ट्रांसफर ऑफ मनी करे अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया गया जो 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है हर रुपी कार्ड होल्डर को। उसके अलावा 6 महीने तक यदि उसका प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाते यदि का संचालन संतोषजनक रहता, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन रहता है, तो उसको 10,000 रुपए तक की फैसिलिटी प्रदान करी गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट होल्डर है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रावधान भी मिला, प्लस वो लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी उनको प्रदान किया गया। इस तरीके से ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की डिटेल है। उसके बाद सरकार मई 2015 में जन धन से जन सुरक्षा की ओर प्रस्थान करा। तो सरकार को 3 योजनाएं लेके आई है जन धन से जन सुरक्षा के अंतर्गत 9 मई 2015 को। इससे क्या लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो क्या योजना थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने जो मोटा है वो स्कीम का डिटेल यहाँ पे दिया मैंने आपको। एक है जो इंश्योरेंस कवरेज है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का डेथ का कवरेज है, और इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 50 साल तक का है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख तक का है, पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ साथ डेथ और डिसेबिलिटी दोनों कवरेज है, और इसमें शामिल होने के लिए एज ग्रुप का पात्रता 18 से 70 साल का है। इसके अलावा जो अटल पेंशन योजना है, इस पेंशन में लोगों को रेगुलर इनकम मिले आफ्टर रिटायरमेंट के बुढ़ापे में रेगुलर इनकम मिले 60 साल के बाद। तो यह योजना सरकार लेकर आई जिससे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। और इस योजना में शामिल होने के लिए एज ब्रैकेट है वो जो 18 से 40 साल तक का रखा था। अब ये जीवन ज्योति बीमा योजना के ब्रीफ पॉइंट्स आपको, इस योजना के अंतर्गत जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 50 साल तक का है, जो कि उनकी कंसेंट से ऑटो डेबिट होता है, और आधार कार्ड इसका प्राइमरी केवाईसी है। इसमें जो 2 लाख तक का डेथ का कवरेज है, जो सालाना प्रीमियम देना पड़ता है, सालाना प्रीमियम 436 रुपए, जो 31 मई के पहले खाते में डेबिट हो जाना चाहिए, नाम में हो जाना चाहिए, जिससे क्या 1 जून से 31 मई तक के लिए ये रिन्यू हो सके। और इसका जो डेथ कवरेज है 2 लाख तक का है। इसमें जो प्रो रेटा प्रीमियम की भी पात्रता दे रखी थी सरकार ने, बेनिफिट दे रखा था पहले साल के लिए। इसमें जून जुलाई अगस्त में जो शामिल हो तो उनको 436 रुपए देना पड़ता, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो शामिल होते उनको 342 रुपए देना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में जो शामिल होते योजना में उनको प्रो रेटा 228 रुपए मात्र देना पड़ेगा पहले साल के लिए। और जो अब मार्च अप्रैल मई में शामिल होते योजना में वो केवल 114 रुपए पहले साल के लिए प्रीमियम देते हैं, और उसके बाद हर साल सालाना प्रीमियम 436 रुपए देना पड़ता है। इसमें 1 साल के लिए कवरेज रहता है, और डेथ ड्यू टू एनी रीजन भी हो उसका कवरेज उसको मिलता है। और इसमें योजना में शामिल होने का जो एज का लिमिट है वो है
18 से 50 साल तक के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं और इसका सालाना प्रीमियम जो रहता है वो 436 रुपए है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 70 साल है और इसमें भी जो ऑटो डेबिट है वो 31 मई के पहले जो सालाना प्रीमियम जो 20 रुपए है वो डेबिट हो जाना चाहिए, जिससे आपका इंश्योरेंस कवरेज 1 जून से 31 मई के लिए चालू रह सके। उसके बाद जो है इस स्कीम में भी आधार कार्ड प्राइमरी केवाईसी है और इसका जो रिस्क कवरेज है वो 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए भी कवरेज है। फुल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपए और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपए का कवरेज है। फुल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि दोनों आंखों का चले जाना या दोनों हाथों का चले जाना या दोनों पाँव का चले जाना या एक आंख और एक हाथ का जाना या एक आंख और एक पाँव का जाना, तो ये टोटल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी 2 लाख रुपए तक का सब्सक्राइबर को क्लेम मिलता है। डेथ के केस में भी नॉमिनी को क्लेमेंट को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। और जो पार्शियल डिसेबिलिटी है, टोटल एंड रिकवरेबल लॉस ऑफ साइट, एक आंख का जाना या एक हाथ का जाना या एक पाँव का जाना, तो ऐसे केसेस में जो है 1 लाख रुपए तक का सब्सक्राइबर को क्लेम मिलता है। और इसमें जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 70 साल तक है। और यदि किसी कारणवश किसी का खाता बंद हो जाता है या प्रीमियम की राशि डेबिट कर 31 मई के पहले नहीं हो जाती ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो फिर अगले साल के लिए उसका इंश्योरेंस क्या है फोर्स में नहीं रहता, वो लागू नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये ऑफलाइन जो है आप फॉर्म प्रिंट करके डाउनलोड करके बैंक में सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। उसके बाद ये जो अटल पेंशन है, अटल पेंशन योजना भी मई 2014 में सरकार लेके आई थी। ऐसे लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और जिनको की पेंशन की योजना का कोई लाभ नहीं मिलता था, जो 60 साल बाद रेगुलर इनकम के लिए सरकारी अटल पेंशन योजना लेके आई, जिसमें एज ब्रैकेट जो है 18 से 40 साल तक का है। और जो लोग 1/10/2022 के बाद इस योजना में शामिल, इस योजना में इनकम टैक्स पे करते हैं, वो लोग इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो पेंशन की राशि है 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 जो 60 साल के बाद सब्सक्राइबर चाहता है, अकॉर्डिंगली उसको कंट्रीब्यूशन पेमेंट करना पड़ता है, प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन जो देना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है मंथली पेंशन जो सब्सक्राइबर या स्पाउस जो है सब्सक्राइबर अपनी 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरता है, कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन देता है। यदि किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है 60 साल के पहले, तो उसका जो स्पाउस है वो कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रख सकता है और जो कंट्रीब्यूशन है उसकी 60 साल की उम्र तक वो रख सकता है। और उसके बाद रेगुलर जो पेंशन है वो स्पाउस को मिलती है, उस स्पाउस को रेगुलर पेंशन मिलती है और उसके डेथ के बाद स्पाउस को मिलती है। और डेथ, दोनों के डेथ के बाद जो कॉर्पस है जो 60 साल की उम्र में एक्यूमुलेट होता है वो क्लेमेंट को दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये पेंशन का, जो मिनिमम पेंशन पे गारंटी सरकार लेती है। जो आपने भी इनिशियल स्टेज पे 1000, 2000, 3000 जो भी अमाउंट डिसाइड करा, वो पेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। मानो कोई कॉर्पस है जिसमें कि इनएडिक्वेट रिटर्न मिल रहा हो, जिसकी वजह से पेंशन में कुछ रकम की कमी होती है, तो उस कमी की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सब्सक्राइबर को रेगुलर पेंशन जो पेंशन है वो रेगुलरली मिलता है। इसके अलावा एक बेनिफिट और है, मान लो कॉर्पस से यदि बैंक को या ज्यादा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट में, तो उसका बेनिफिट भी पेंशनर को पास ऑन किया जाता है। मुद्रा योजना में 3 सब स्कीम है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का है। इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं रहती है और इसमें जो यंग एजुकेटेड और स्किल वर्कर जो है वो अपना नया व्यवसाय चालू कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग व्यवसाय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर के लिए, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे पोल्ट्री, बी कीपिंग, डेयरी वगैरह के लिए
इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, शॉपकीपर्स हो गया, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह, ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह, ये सब लोग इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें कि सभी बैंक इसमें लोन देती है और इसमें ब्याज दर जो है सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से समय समय पर चेंज होता रहता है। और अपफ्रंट फी और प्रोसेसिंग फी हर बैंक अपने इंटरनल गाइडलाइंस के हिसाब से चार्ज करता है। बट साधारणतः शिशु लोन में जो है 50,000 तक के लोन में कोई चार्जेस, अपफ्रंट फी और प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगाए जाते। एलिजिबिलिटी बोरोवर्स के मैंने बताया, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप, कंसर्न है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या ऐसे कोई लीगल इंस्टीट्यूट वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो है एप्लीकेंट किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड। उसके अलावा यदि कोई ऐसा प्रपोज्ड एक्टिविटी वो करना चाहता हो इंडिविजुअल बोरोवर जिसमें कि नेसेसरी स्किल या एक्सपीरियंस या नॉलेज की जरूरत है, तो वो उसके पास होना जरूरी है। और ऐसा कोई सा व्यवसाय प्रपोज कर रहा है या एक्टिविटी ले रहा है जिसके लिए कि रिक्वायरमेंट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेंट के पास होना जरूरी है। ये फिर ऑनलाइन प्रोसेस है। केवाईसी की पूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह, और बिजनेस के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस का प्रूफ वगैरह लेके पीएम मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, उसके अलावा सिलेक्ट करे उद्यमी मित्र पोर्टल और उसमें वो अप्लाई नाउ में जाके न्यू एंटरप्राइज, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो भी है उसको अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करके एप्लीकेंट अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर देके ओटीपी जनरेट होता है और उससे वो बेनिफिट मिल जाता है। इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद ये स्टैंड अप स्कीम में जो है ये एससी एसटी और महिला बोरोवर के लिए लाई गई है। पर ब्रांच में एक एससी एसटी और एक महिला बोरोवर को इसमें लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत, जो कि लोन की सीमा जो 10 लाख से 1 करोड़ तक की रहती है। ये भी इसमें जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दिया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर्स हो सकते हैं, या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी हुआ, पोल्ट्री हुआ, बी कीपिंग, फार्मिंग वगैरह, उसके लिए इस योजना के अंतर्गत स्कीम दी जाती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कि 10 लाख से 1 लाख तक का, 1 करोड़ तक का जो लोन एक एससी एसटी और एक एससी एसटी और एक वुमन बोरोवर को पर ब्रांच जो है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या एक्टिविटीज में ये योजना दी जाती है। और यदि कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हो तो उसमें कम से कम 51% की साझेदारी या भागीदारी या कंट्रोलिंग जो है एससी एसटी का और वुमेन्स का होना जरूरी है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी एससी एसटी या वुमेन एंटरप्राइज की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम वेंचर होना चाहिए बेनिफिशियरी का, वो भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में। जैसा कि मैंने फिर बताया था, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस यदि इसमें लोन लेना चाहते हो तो उसमें कम से कम 51% शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग का जो स्टेक है वो इस एससी एसटी या वुमेन एंटरप्राइजेस द्वारा होना चाहिए उनका। और इसमें बोरोवर किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें कंपोजिट टर्म लोन मिलता है, कंपोजिट लोन में आपको वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। और ये न्यू एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, एलाइड एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हो, जो कि एससी एसटी और वुमेन एंटरप्राइज चालू करना चाहते हैं, सेटअप करना है, उनके लिए ये लोन मिलता है। और उसमें जो कंपोजिट लोन है 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलता है और 15% बोरोवर का स्टेक या मार्जिन रहता है। और इंटरेस्ट जो है आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से समय समय पे जो भी लागू है वो एप्लीकेबल होता है। इसमें सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी जो एसेट्स वगैरह परचेस करा जाता है वो होता है। और कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, ये भी लिया जा सकता है।
इसका रिपेबल 7 साल के लिए होता है और मॉरेटोरियम पीरियड जो मैक्सिमम 18 महीने के लिए दिया जाता है। इसमें जो यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट में वर्किंग कैपिटल 10 लाख के लिए दिया जाता है तो करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के हिसाब से रुपी डेबिट कार्ड की सहूलियत के साथ बोरोवर को प्रदान की जा सकती है। और यदि 10 लाख से ऊपर का यदि वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ, तो वो कैश क्रेडिट में खोलना पड़ता है और उसमें उसके अनुसार वो करता है। और मार्जिन मनी जो 15% रहता है बोरोवर का, एप्लीकेंट का, और 85% फाइनेंस बैंक करती है। इस तरीके से ये पूरा आपका डिटेल है। क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी सर। और कुछ आप जी सर। पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। कोई क्वेरी या कुछ क्लैरिटी चाहते हो तो। अदरवाइज नहीं तो आप लोगों को फिर लंच के लिए छोड़े हम। कोई क्वेरी नहीं है सर। कोई क्वेरी नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग बढ़िया से पढ़िए, थैंक यू सर। अच्छे से पार्टिसिपेट करा आप लोगों ने बढ़िया से। सर क्लास क्या खत्म हो गया? हाँ, क्लास अभी मेरा सेशन पूरा हो गया। आप लोग अगला सेशन जब रहेगा उसके हिसाब से अगला सेशन आप लोग का 2 से रहेगा, 2:15 से रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, 2 बजे या 2:15 से आपका अगला सेशन रहेगा। ठीक है।